हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जैसे कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जो यूपीएससी 2024 होना है वो 26 मई को होना है। तो हमें अब आपकी जो तैयारी है उसको और अच्छे से कराना है। तो इसके लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको 14 से लेके 15 वीडियोस में कंप्लीट सीसेट करा दूंगा। और इस वाली जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो पहले आपको समझना होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। देखिए, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले टर्म होती है प्रिंसिपल। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन, मूलधन। और जिसको हम डिनोट करेंगे अपने क्वेश्चंस में P से, P फॉर प्रिंसिपल। तो हम साथ ही में एक एग्जांपल लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने किसी से 10,000 रुपये का उधार लिया। तो जो हम जिस पैसे का लेन देन होगा उसे क्या बोलते हैं हम, मूलधन। तो आपको कोई पैसे ऐसे नहीं देगा, वो क्या कहेगा, भाई मैं कुछ ना कुछ आपसे ब्याज चार्ज करूंगा। तो ब्याज जिस दर से चार्ज करेगा उसे बोलते हैं रेट। इंग्लिश में रेट और हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। और हम डिनोट करेंगे किससे, आर से। हम मान लेते हैं कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 5% है एनुअली। यानी एक साल की दर कितनी है, पूरे 5%। यानी अगर एक साल बाद आपको उससे कुछ ब्याज देना पड़े तो आप 5% के हिसाब से दोगे। अब ये 5% का हिसाब क्या है, ये हिसाब होता है कि 100 रुपये पर एक साल में आप उसे 5 रुपये ब्याज के दोगे। अगर ये 1,000 हो तो आप उसे 50 रुपये दोगे। अगर ये 10,000 हो तो आप उसे 500 रुपये दोगे। यानी कि 100 रुपये पर एक साल में आप उसे 5 रुपये का ब्याज दोगे। वही क्या होता है, मेरा 5% ब्याज की दर, जो कि मेरी क्या है, वार्षिक। अब कोई ना कोई समय भी होगा, आपको पैसा कोई ऐसे नहीं देगा, वो क्या पूछेगा, भाई कितने समय के लिए चाहिए। तो उसको हम लिखेंगे टाइम, हिंदी में लिखेंगे समय, और डिनोट करेंगे T से। हम मान लेते हैं कि 4 साल के लिए वो पैसा, उस पैसे का लेन देन हुआ है। तो यहाँ से आप क्या प्राप्त करोगे, इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज, जिसको हम डिनोट करेंगे I से। तो हमें ब्याज निकालना है और इसी के लिए हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर साधारण ब्याज। तो आपने छोटी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आज पढ़ना है हमें। तो उसमें जो ब्याज निकालते हैं, जो हम ब्याज निकालते हैं वो निकालता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। मूलधन गुना दर गुना समय भाग 100। ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है ब्याज को निकालने का। और ध्यान रखना, यहाँ पर दर अगर वार्षिक है यानी एनुअल है तो समय साल में होगा। अगर ब्याज की दर मंथली है तो समय महीनों में होगा। यहाँ पर जैसे कि ब्याज की दर 5% एनुअली है तो ये समय साल में होगा। अगर महीने में दे रखा है तो उसको 12 से भाग करके आप साल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मुझे ब्याज निकालना हो तो इंटरेस्ट कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 10,000 है, इंटू ब्याज की दर कितनी है, 5 है, और समय कितना है, 4 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2,000 मुझे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। यानी 4 साल बाद अगर आपको उसे ब्याज देना पड़े जिससे आपने पैसे लिए थे तो आप उसे 2,000 रुपये वापस करेंगे। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं भाई मुझे मेरा सारा का सारा पैसा वापस चाहिए, तो 10,000 आपने उससे लिए थे और 2,000 उसका ब्याज बन गया,
तो आप उसे कितने वापस करेंगे? 12,000। और इसे ही बोलते हैं हम अमाउंट, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। जब भी आप प्रिंसिपल में क्या जोड़ दोगे? इंटरेस्ट। डिनोट करेंगे हम ए से, कैपिटल ए से। ये कितना आएगा? 12,000। तो प्रिंसिपल क्या होता है मेरा? पी। रेट क्या होती है मेरी? आर। टाइम होता है मेरा टी। इंटरेस्ट आई। अमाउंट ए। मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्रधन। एक फॉर्मूला है कि ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। मेरे पास प्रिंसिपल है 30,000, और मेरे पास जो दर है वो 10% है, और जो टाइम है वो 3 साल है। मुझे एक तो ब्याज बताना है और एक मुझे मिश्रधन बताना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूला पुट करें और P इंटू आर इंटू टी बटे 100 से क्या निकाल लें? ब्याज। और फिर उस ब्याज को किस में जोड़ दें? मूलधन में। तो आपका क्या निकल जाएगा? मिश्रधन। एक तरीका और है, अगर मुझे ब्याज परसेंट में निकालना हो तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? रेट की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूंगा। देखिए, आपको 1 साल में 10% ब्याज मिलता है, 2 साल में कितना मिलेगा? 20%। 3 साल में कितना मिलेगा? 3%। तो सिंपली निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दर को टाइम में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी आपको टोटल 30% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो हमेशा कितना होता है? 100%। और जो मुझे इंटरेस्ट है वो कितना मिला है? 30%। और आपको पता है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 100% है और इंटरेस्ट 30% है, तो मिश्र धन कितने परसेंट होगा? 130%। तो अगर मुझे मिश्र धन, मुझे अगर ब्याज निकालना हो तो वो कितना है? 30%। अगर मुझे मिश्र धन निकालना हो तो वो कितना है? 130%। तो मैं क्या करूँगा? 30,000 का अगर मैं 30% निकाल दूँ तो कितना आएगा? 3,000। 30,000 का 30% होगा 9,000। 9,000। और अगर मैं 30,000 का 130% निकाल दूँ तो कितना आएगा? 39,000। तो मैं डायरेक्ट अपना सवाल कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं ब्याज प्रतिशत में निकाल दूँ, और अगर मिश्रधन पूछा है तो जितना भी ब्याज प्रतिशत में आएगा उसमें 100 जोड़ दूंगा, वो मेरा मिश्रधन प्रतिशत में आ जाएगा, और वो हम मूलधन का निकाल देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अपने क्वेश्चन हम दोनों तरीके से करेंगे। एक तो अपने P इंटू आर इंटू टी बटे 100 से करेंगे, और एक इंटरेस्ट को परसेंट में मान के। और जो आपका साधारण ब्याज है, इसकी एक खासियत है जो इसे चक्रवर्ती ब्याज से क्या करती है? अलग करती है। वो ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमेशा वो किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर, यानी मूलधन पर। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ही मिलेगा, चाहे यहाँ पर ब्याज की दर कुछ भी हो और समय कुछ भी हो। इंटरेस्ट हमें ऐसा किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल। क्योंकि इस फॉर्मूले में पी तो लिखा ही जाएगा, आर और टी चाहे कुछ भी हो। तो साधारण ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। यानी आपने जो पैसा एक बार ले लिया, ब्याज आपको सिर्फ उस पर ही देना है। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल देखिए, अ प्रिंसिपल ऑफ ₹8,000 इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 years, फाइंड द इंटरेस्ट। देखिए, आप इस सवाल को बिना देखे, बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। बिना देखे तो नहीं कर सकते, लेकिन बिना पेन और बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको मैं इंटरेस्ट परसेंट में निकाल लूँ, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप दर की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? समय में। यानी आपको 50% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और आपके पास 8,000 रुपये हैं, और 50% का मतलब होता है आधा। तो 8,000 का आधा कितना होगा? 4,000। और अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,000 प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 4,000। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ ₹12,000 इज गिवन एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 से ही 1/4 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट। आपको इसमें निकालना है मिश्रधन। देखिए, हमने आपको जो भी मेथड सिखाया था उससे करेंगे इसको। अगर मुझे ब्याज परसेंट में निकालना है, तो ब्याज परसेंट में कैसे निकलता है? दर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? समय में। और समय है कितना? 6 चौक 24 और 1 25/4। 25/4।
4 या 12, 25 या 75, यानी आपको 75% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और मिश्र धन क्या होता है, अगर अमाउंट परसेंट में निकालना है तो आपको 100 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 75, यानी आपको जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 175%। आपका प्रिंसिपल कितना है, 12,000, बस आपको 12,000 का क्या निकालना है, 175%। 12,000 गुना 175/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 की मल्टीप्लाई 175 में करनी है, तो 12 0, 12×5 = 60, 12×7 = 84 और 6 90 और 12×1 = 9 21, तो 21,000 इसका क्या जाएगा आंसर। ना तो आपको इंटरेस्ट निकालना, वरना पहले आप P = I = P × R × T/100 से ब्याज निकालेंगे, फिर उसको इसमें जोड़ेंगे। उससे अच्छा आप क्या करें, इंटरेस्ट ही निकाल दीजिए परसेंट में, दर की मल्टीप्लाई समय में करके, वो 75% है, यानी आपको 75% क्या मिलता है, ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, जब आप 100 में क्या जोड़ देते हैं, 75, तो 175% क्या आपका मिश्रधन। तो 12,000 का 175% निकाल दीजिए, आंसर कितना आएगा, 21,000। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ₹15,000 गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द टाइम। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो इंटरेस्ट है वो क्या आपका P × R × T/100। देखिए फॉर्मूला क्यों होता है, किसी भी चीज़ के फॉर्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक तो ब्याज है, एक मूलधन है, और एक दर है, और एक समय है। अगर मुझे इनमें से कोई भी 3 पता है तो मैं चौथी चीज़ निकाल सकता हूँ। मुझे प्रिंसिपल पता हो, ब्याज की दर पता हो, मुझे समय पता हो, तो मैं क्या निकाल दूंगा, इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट पता हो, प्रिंसिपल पता हो, दर पता हो, तो मैं क्या निकाल दूंगा, समय। मुझे इंटरेस्ट पता हो, प्रिंसिपल पता हो, टाइम पता हो, तो मैं क्या निकाल दूंगा, दर। तो इस सवाल में क्या दिया है, इसने मुझे ब्याज दिया है 3,000 रुपये, इज इक्वल टू कितने पर दिया है, 15,000 रुपये पर, इंटू ब्याज की दर कितनी है, 5, और मुझसे क्या पूछ लिया कि समय कितना है, T/100। तो देखिए अगर इक्वल टू के आमने सामने कटते हैं ये, 2 जीरो से, 3 जीरो से, ये 3 जीरो कैंसिल, 5 3 से कट करेंगे, 3×5 = 15, 5×5 = 25, 25 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इधर 1 आएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो मेरा समय कितना होगा, 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, a principal of ₹30,000 is given at the rate of R% 40 years, gives an interest of ₹2,700। Find the rate of interest if numerical value of rate is equals to time। देखिए इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं, एक तो आपको प्रिंसिपल दिया है और एक आपको मूलधन दिया है, ना तो आपको दर दी और ना आपको समय दिया है। जबकि हमें अगर 3 चीज़ें मिलती हैं तभी हमारी चौथी चीज़ निकलती है। लेकिन इसने एक कंडीशन दी है कि जो ब्याज की दर है और वो समय आपस में बराबर है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, वो मेरा टाइम के बराबर है। यानी अगर ब्याज की दर मेरे पास 10% हो तो समय भी कितना है मेरे पास, 10 साल। अगर ब्याज की दर मेरी कितनी है, 5% है, तो मेरा समय भी कितना है, 5 साल। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T तो ब्याज कितना मिलता है, 2,700 रुपये, कितने पर, 30,000 पर, इंटू अपॉन 100। देखिए फॉर्मूले में है R × T, मुझे ब्याज की दर निकालनी है, तो जहाँ भी T है वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, R। तो R तो लिखूंगा एज इट इज़, और जहाँ पर T है वहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं, R। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कट करेंगे, 3×9 = 27। तो जो मेरा R² है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। जो मेरा R है वो कितना आएगा, 3। यानी जो ब्याज की दर है वो मेरी कितनी होगी, 3%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। The interest on a certain principal is 3/5 of the principal. If rate of interest is 10%, then find the time। देखिए अगर हमें समय निकालना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, P × R × T/100। जो मेरा इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I = P × R × T/100। ये मेरा फॉर्मूला है। मेरे पास क्या है, ब्याज की दर है 10%, सिर्फ ब्याज की दर दे रखी है मुझे, और कुछ नहीं दे रखा, यानी मेरे पास सिर्फ क्या है, आर है, ना मेरे पास पी है और ना मेरे पास आई है, और मुझे निकालना टी है। लेकिन मेरे पास क्या है, एक रिलेशन है, इसने कहा जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो क्या है,
3/5 है किसका? प्रिंसिपल का। तो इंटरेस्ट है वो 3/5 है किसका? प्रिंसिपल का। तो यहाँ से अगर मैं आई अपॉन पी देखना चाहूँ तो वो कितना है? 3/5। यानी अगर मेरा इंटरेस्ट 3 है तो प्रिंसिपल कितना है? 5 है। तो इंटरेस्ट अगर मेरा 3 है तो प्रिंसिपल कितना है? 5 है। इंटू ब्याज की दर 10 है, समय निकालना है बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो मेरा टाइम कितना होगा? 6 साल, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, a sum of money becomes 16 times in 8 years, then calculate in how many years it will become 46 times। देखिए ये सवाल है, अगर आप इसको मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आपके कम से कम 4 या 5 मिनट लेने वाला है। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इसे उससे करेंगे तो आप इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बार हम इसको बेसिक से भी सॉल्व करेंगे। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 18 टाइम्स। देखिए हमारे पास अगर 1 रुपया है तो वो कितना बन जाता है? 16। 16 टाइम्स, अगर कोई चीज़ 16 गुना हो गई तो आप कैसे लिखेंगे कि वो 1 थी और 16 हो गई? तो उसमें आपको ब्याज कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पास इंटरेस्ट भी है और मेरे पास टाइम भी है। टाइम कितना है? 8 ईयर्स। तो यहाँ से मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? ब्याज की दर, क्योंकि मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 46 टाइम्स। यानी जो प्रिंसिपल है मेरा, जो 1 है, वो 46 गुना, यानी इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 45। वो कितने वर्षों में हो जाएगा? तो यहाँ से मुझे पहले क्या चाहिए? कि दर चाहिए। दर मेरी इस इन्फॉर्मेशन से निकलेगी, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट होगी, यहाँ से फिर क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो देखिए अगर यहाँ से मुझे दर निकालनी हो तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 15 ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो ब्याज की दर कितनी आएगी मेरी? 2 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, ये कितना आएगा? 25। जो मेरी ब्याज की दर आएगी वो कितनी आएगी? 25 गुना 15 बटे 2%। 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37। तो 375/2% क्या है मेरी ब्याज की दर? यानी जो दर है वो कितनी है? 375/2%। और मुझे क्या निकालना है? समय। इस बार ब्याज कितना मिलता है? 45। कितने पर? 1 पर। इंटू दर कितनी है? 375/2 इंटू टाइम निकालना है और गुना 100। तो 25 से कट करते हैं, 25 कम 25 और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 15 दिया 45 और 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 24 साल। लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन कर पाना कैसा है? पॉसिबल है पर मतलब फिजिबल नहीं है। इतना समय लगा के अगर आप ये इतना सिंपल क्वेश्चन करोगे तो भारी सवाल कैसे करोगे फिर? तो इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है, वो देखते हैं कैसे काम करती है। इसको पहले रब करते हैं। देखिए जो पहली कंडीशन होगी उसमें आपको कोई ब्याज मिलेगा, उसको हम I1 मानते हैं। प्रिंसिपल सेम होगा, दर भी सेम होगी, लेकिन समय अलग होगा। दूसरी जो कंडीशन होगी उसमें कुछ ब्याज मिलेगा, पर प्रिंसिपल सेम होगा, दर भी सेम होगी, लेकिन समय क्या होगा? अलग होगा। जब ब्याज अलग है तो समय भी अलग होगा। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से निकलेगा I1/I2 इज इक्वल टू T1/T2। बस आपको ये याद रखना है और सवाल मात्र 10 सेकंड में सॉल्व। I1/I2 इज इक्वल टू T1/T2 यूज कैसे करेंगे? अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स। अगर कोई धनराशि 16 गुना हो जाती है तो उसमें ब्याज कितना है? 15। क्योंकि अगर 1 रुपया 16 बन गया, अगर 1 रुपया 16 बन गया तो उसमें ब्याज कितना होगा? 15। तो I1 की वैल्यू कितनी है? 15। और कितना समय लगा होने में? 8 साल। हमें बताना है 46 गुना कितने वर्षों में होगी। अगर उसे 46 गुना होना है तो उसमें ब्याज कितना होगा? 45/T2। 15 दिया 45 और 8 दिया 24। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 24 साल, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। तो I1/I2 इज इक्वल्स टू T1/T2। A sum of money becomes 21 times in 10 years, then how many times of itself it will become in 20 years। देखिए क्वेश्चन अपोजिट पूछ लिया। अपोजिट कैसा? पहले तो आपसे क्या पूछा था? राशि कितने वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, ये क्या था? देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 46 टाइम्स, यानी 46 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। इस बार आपको समय दे दिया और आपसे राशि पूछ ली कितने गुना हो जाएगी।
I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। देखिए अगर कोई धनराशि 21 गुना हो जाती है, अगर 21 गुना हो जाती है तो ब्याज कितना है उसमें 20 है। और कितने वर्षों में होती है वो? 10 वर्षों में। तो आपको बताना है कि 20 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं कि 20 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी I2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 40। यानी मुझे 40 क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और मुझे बताना क्या है कि वो धनराशि कितनी है। तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी? अगर आपके पास 1 रुपया है और आपको 40 रुपये ब्याज मिल चुका है तो वो कितने हो जाएंगे? 41। तो आप इसमें क्या जोड़ दोगे? 1 और 40 और 1 कितने हो जाएंगे? 41। नेक्स्ट, a certain principal becomes 31 times of itself in 120 years, then find the rate of interest। देखिए ब्याज की दर निकालनी है। मेरा इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। इसने क्या कहा? अ सर्टेन प्रिंसिपल बिकम्स 31 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 120 ईयर्स। कोई प्रिंसिपल है एक, वो कितना बन जाता है? 31। कितने वर्षों में? 120 वर्षों में। अगर आपके पास 1 रुपया है और वो 31 हो जाता है, अगर आपके पास 1 रुपया है और वो 31 हो जाता है तो आपको उसमें कितना ब्याज मिलेगा? 30 का। तो ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी है, तो दर निकल जाएगी। ब्याज कितना है? 30 बराबर मूलधन कितना है आपके पास? 1। दर निकालनी है। समय कितना है? 120 वर्ष अपॉन 100। 30 गुना 4 होते हैं 120 और 4 से कट करेंगे तो 25। जो मेरा ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी? 25% ओनली, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, a certain principal become 28 times in 27 years, then calculate R%। देखिए आपके कोई पैसा है, वो कितना है? हम 1 मान लेते हैं, और वो कितना हो जाता है? 28। तो उसमें आपको ब्याज कितना मिलेगा? 27। और कितने समय मिला है? 27 वर्ष में मिला है। तो आपको क्या निकालनी है? ब्याज की दर। तो इंटरेस्ट 27 रुपये का है। कितने पर मिला है? 1 पर। दर बतानी है और समय कितना है? 27 साल और बटे 100। 27 से 27 घटेगा, ब्याज की दर कितनी आएगी? 100%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, a sum of money becomes 4800 in 3 years and 6000 in 5 years, then find the principal and rate of interest। ये अच्छा सवाल है। देखिए आपके पास कोई मूलधन है, पता नहीं कितना है, पर वो 3 वर्षों में 4800 हो जाता है और 5 वर्षों में 6000 हो जाता है। तो आपको वो मूलधन बताना है और ब्याज की दर बतानी है। देखिए वो प्रिंसिपल है हमारे पास, कोई प्रिंसिपल है, वो कितना हो जाता है? 4800 3 साल में, और 6000 कितने साल में हो जाता है? 5 साल में। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने साल है। ये कितने साल है? 2 साल। देखिए कोई प्रिंसिपल है, वो कितना हो चुका है? 4800। यानी इसमें प्रिंसिपल मूलधन तो है ही, और 3 साल का क्या है? ब्याज है। इसमें क्या है? प्रिंसिपल भी है और प्लस 5 साल का ब्याज भी है। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो पी से तो पी कटेगा, और 5 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। यानी 2 साल का जो ब्याज है, जो 2 साल का ब्याज है, वो कितना आएगा आपके पास? 1200। हमें क्या करना है? 1 साल का ब्याज निकालना है, वो कितना है? 600। अब 1 साल का ब्याज क्यों निकालना है वो देखिए, मुझे जाना है मूलधन पर, और मूलधन जो भी हो 3 साल का ब्याज जुड़ने के बाद वो 4800 हो जाता है। तो अगर मुझे पता है 1 साल का ब्याज 600 है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 गुना 600 बराबर 1800। यानी मेरे पास कोई मूलधन था, उसमें 1800 रुपये जुड़े, तो वो कितना हो गया? 4800। तो जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 3000। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? 4800 में से ब्याज घटाना पड़ेगा, तब मैं कहूँगा अपने मूलधन पर। तो 3000 ऑप्शन में एक ही है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन मुझे ब्याज की दर भी निकालनी है। तो देखो ब्याज की दर कैसे निकलती है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। अगर मेरा टाइम 1 साल हो, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर बटे 100।
अब मैंने ये 1 साल क्यों लिखा है आपको अब पता चलेगा। देखिए मुझे ब्याज की दर निकालनी है, तो इंटरेस्ट अपॉन पी गुना 100, ये क्या होगा मेरा ब्याज की दर। देखिए अगर मुझे कभी भी ब्याज की दर निकालनी हो और मेरे पास 1 साल का ब्याज गिवन हो, तो मुझे उससे किससे भाग करना है, प्रिंसिपल से, और गुना 100। और इस वाले क्वेश्चन में आपको 1 साल का ब्याज निकालना ही निकालना पड़ेगा, जो कि कितना है 600। तो आपको 600 का ब्याज मिला है कितने पर, 3000 पर, और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ब्याज की दर कितनी आएगी, 20%। अगर आपको कभी भी 1 साल का ब्याज गिवन है, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे और उसमें 100 गुना कर देंगे, तो आप ब्याज की दर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, sum of money becomes rupees 7500 in 5 years and 9000 in 8 years, then find the principal। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो कोई प्रिंसिपल है पी, वो आपका 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 7500। और 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 9000। 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 9000। तो ये 8 साल है और ये 5 साल है। तो आपको क्या निकालना है, ये कितने साल है, तो ये 3 साल है। और 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला है, 9000 में से 7500 घटाएंगे 1500, यहाँ से आप निकालेंगे 1 साल का ब्याज, वो कितना आएगा, 500। 1 साल का ब्याज क्यों निकालते हैं, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, प्रिंसिपल पर। और प्रिंसिपल में 5 साल का ब्याज जोड़ने के बाद वो कितने में, 7500, तो 5 गुना 500, यानी कि मुझे 2500 रुपये का क्या मिला है, ब्याज। तब जाके वो कितने हुए हैं, 7500। तो आप 7500 में से क्या घटा देंगे, 2500, तो आंसर कितना आएगा, 5000। तो 5000 मेरा क्या होगा, मूलधन होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगर ब्याज की दर पूछ लेता तो दर कैसे निकलती, 1 साल का तो ब्याज जो कि 500 है, और कितने पर है, 5000 पर, और गुना 100 इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट, ₹16,000 is given to two different pupil A and B at the rate of 5% and 8% respectively. If interest received after 3 years is ₹3300, then find the money that is given to A। तो अलग अलग ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। तो आपके पास 16,000 रुपये हैं, आपने उसका क्या किया, 2 लोगों को बांट दिए, पर ये नहीं बताया किसे कितने दिए हैं। आपने एक को तो दिए 5% पर, और आपने एक को दिए 8% पर, और 3 साल के बाद दोनों ने आपको 3300 रुपये का ब्याज दिया। तो आपको बताना है कि आपने एक को कितना पैसा दिया था। तो आपने 16,000 के हिस्से किए, एक मान लेते हैं आपने ए को दिया, और एक मान लेते हैं आपने बी को दिया। आपने ए को कितने परसेंट पर दिया, 5% पर दिया, और आपने बी को कितने परसेंट पर दिया, 8% पर दिया। 3 साल के बाद आपको इन दोनों ने 3300 रुपये का ब्याज दिया। तो आपको बताना है कि आपने ए को कितने पैसे दिए थे। पहले इसको बेसिक से ट्राई करेंगे, उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है उससे करेंगे। बेसिक से करोगे तो पेपर में आंसर निकाल नहीं पाओगे। देखिए अगर मैं, मुझे एक निकालना है, ए को कितने पैसे दिए, अगर मैं ए को x रुपये दूं, तो इसको कितने देने पड़ेंगे, 16,000 माइनस एक्स। मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पास दर भी है, मेरे पास समय भी है, तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पास दर भी है, मेरे पास समय भी है, मुझे ब्याज मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, वो 3300 के बराबर है। एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे कर चुके हो, छोटी क्लासेस में आपने ऐसे कर लिया, तो ऐसे हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। वो कैसे, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5% है, हम 8% को ब्रेक करेंगे 5% और प्लस 3% में। हम 5% यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगर मेरा ये 6% होता तो 6% प्लस 2%, ये 7% होता, 7% प्लस 1%। देखिए अगर 3 साल में 3300 रुपये है, तो यहाँ से आपको निकालना है 1 साल का ब्याज। 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1100 रुपये का। पहला काम परसेंटेज तोड़नी है, दूसरा काम 1 साल का ब्याज निकालना है। अब क्या करना है,
अगर मेरे 16,000 रुपये इंटू, देखो अगर मैं ए को 5% पर दिए हैं, अगर बी को भी 5% पर दिए होते तो मेरा जो 16 के 16,000 रुपये हैं वो 5% पर होते। अगर 16 के 16,000 5% पर हों तो एक साल में आपको कितने का ब्याज मिलता? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंजे 80, 800 रुपये का। यानी अगर इसके पास भी 5% पर हो और इसके पास भी 5% पर हो तो एक साल में आपको कितने का ब्याज मिलेगा? 800 रुपये का। लेकिन आपको जो ब्याज मिलता है वो कितना है? 1100 रुपये। तो ये 300 रुपये का अंतर क्यों आया? ये अंतर इसलिए आया क्योंकि बी के पास जितना भी पैसा है वो 5 पर नहीं 8% पर है। तो बी के पास जितना भी पैसा है उसके 3% की वजह से ये 300 का अंतर है। तो 3 से कट करेंगे तो बी परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी के पास कितना पैसा है? 10,000। अगर बी के पास 10,000 रुपये हैं, टोटल 16,000 हैं, तो ए के पास कितने होंगे? 6,000। और 6,000 मेरा ऑप्शन नंबर कौन से वाला है? सी वाला। तो इसमें 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या निकालना है? 1 साल का ब्याज। उसके बाद क्या करना है? परसेंटेज तोड़नी है। तीसरा क्या करना है? जो पैसा है वो छोटे वाली परसेंटेज पर देना है। इनको घटा लेना है। 300 का अंतर क्यों आया? इस 3% की वजह से। 3% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 300 है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। तो इस सवाल का आंसर 10,000 नहीं है, 6,000 है, क्योंकि मुझसे एक ही धनराशि पूछी है। नेक्स्ट, ₹45,000 इज गिवन टू 2 different people A and B at the rate of 10% and 12% respectively. If interest received after 3 years is ₹14,940, then find the difference of the money that is given to them. इस बार आपसे पूछा है जो आपने उन दोनों को धनराशियां दी हैं उनका अंतर पूछा है। यानी कि आपने ए को कितने दिए? 6,000। आपने बी को कितने दिए? 10,000। दोनों का अंतर कितना है? 4,000। तो इस बार आपसे ये 4,000 पूछा है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कितने रुपए हैं? 45,000। हमने 45,000 के 2 हिस्से किए हैं। एक तो दिया है ए को कितने परसेंट पर? 10% पर। और एक दिया हमने बी को कितने परसेंट पर? 12% पर। और 3 साल बाद जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 14,940। तो यहाँ से आपको एक साल का ब्याज निकालना है। 3 चौक 12, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24, 3 जीरो जीरो। सबसे पहला काम एक साल का ब्याज निकालना है। दूसरा काम क्या है? परसेंटेज तोड़नी है। तो 10% और प्लस 2%। और सारा का सारा पैसा कितने परसेंट पर देना है? 10% पर। अगर मेरे 45,000 रुपये 10% पर होते तो मुझे सिर्फ कितना ब्याज मिलता? 4,500 रुपये। मात्र 4,500 रुपये क्या मिलता? ब्याज। अगर 4,500 ब्याज मिलता तो अंतर कितना का है? 480। तो ये 480 कहाँ गए? ये 480 कहाँ से आए? ये इसलिए आए क्योंकि बी का जो पैसा है वो 10 नहीं 12 पर है। तो इस 2% की वजह से ये 480 का अंतर है। 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 240। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 24,000। यानी बी के पास जो पैसा है वो 24,000 है। ना मुझसे बी का पूछा ना मुझसे ए का पूछा, मुझसे क्या पूछा है? दोनों को मिले पैसे का अंतर। टोटल 45,000 है, इसे 24 मिल गए, इसे कितने मिलेंगे? 21,000। क्योंकि 21 और 24 से कितने होते हैं? 45। तो इनका अंतर कितना आएगा? मात्र 3,000 रुपये क्या होगा इनका डिफरेंस, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, a person deposit ₹50,000 in the accounts of his children whose age is 12 years and 14 years respectively. The rate of interest is 5% and they both get equal interest at the age of 18 years. Then find the amount deposited by him in the account of his younger son. देखिए एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं। उसने क्या किया? 50,000 रुपये दोनों के अकाउंट में डाले। दोनों के अकाउंट में 50-50 नहीं डाले, टोटल 50 डाले, पर ये नहीं पता कि किस में कितने डाले। एक की उम्र 12 वर्ष है और एक की उम्र 14 वर्ष है। और उन्हें जो ब्याज मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा। और जब उन दोनों की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो अगर वे बैंक में जाएं तो उन दोनों को बराबर ब्याज मिलेगा। तो आपको बताना है कि छोटे बेटे के खाते में कितने रुपए डाले थे। तो सिंपल ही सवाल है, बस देखने में भारी लग रहा है, वैसे बड़ा ही आसान सवाल है ये। देखिए 50,000 रुपये डाले हैं। एक मान लेते हैं एक्स बेटा है और एक मान लेते हैं
वाई बेटा है। एक्स की उम्र कितनी है? 12 साल है। और वाई की उम्र कितनी है? 14 साल है। ब्याज की दर कितनी है? 5% है। कंडीशन क्या है? जब इनकी एज कितनी होगी? 18 वर्ष। इन्हें क्या मिलेगा? बराबर ब्याज। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कितने साल का है, बस मुझे ये देखना है कि 18 साल तक कौन व्यक्ति कितने साल का ब्याज लेगा। जो 12 साल का है, जो 12 साल का है वो 18 साल की उम्र तक 6 वर्ष ब्याज लेगा। तो ब्याज लेने का जो समय है वो कितना है? 6 साल। और इसका जो समय है वो कितना है? 4 साल। ब्याज की दर कितनी है? 5% इसके पास है। और ब्याज की दर 5% इसके पास है। एक्स के पास जो पैसा है, एक्स को कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? इंटरेस्ट परसेंट में कैसे निकलता है? जब हम रेट की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो इसे 30% ब्याज मिलेगा और इसे 20% ब्याज मिलेगा। पर ब्याज मिलता किस पर है? इनके खातों में जो पैसे डले होंगे उन पर ही तो ब्याज मिलेगा। हम मान लेते हैं कि एक्स के खाते में एक्स ही पैसे डले हैं, इनटू इसे 30% ब्याज मिला है। और वाई के खाते में वाई पैसे डले हैं, इसको 20% ब्याज मिला है। और क्वेश्चन ही क्या है? दोनों के ब्याज क्या है? बराबर। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल। यानी जितना ब्याज एक्स को मिलेगा उतना ही ब्याज किसे मिला है? वाई को। यहाँ से एक्स रेशो क्या निकाल देंगे? वाई, जो कि मेरा कितना आएगा? 2:3। रेशो में जिसके सामने जो जिसकी वैल्यू होगी, एक्स के इक्वल टू के सामने 2, वाई में इक्वल टू के सामने 3। तो अगर एक्स के खाते में 2 पॉइंट पैसा डाला था तो वाई में कितना डाला था? 3। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 50,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 10,000। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 10,000 है तो मुझे क्या बताना है? छोटे बेटे के खाते में कितने पैसे डले थे। और छोटा कौन है? जो 12 साल का है। और 12 साल का है एक्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट। और 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000, 20K। तो 20,000 होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट। A person deposit rupees 48,000 in the accounts of his children whose age is 10 years and 12 years respectively. The rate of interest is 5% and they both get equal amount at the age of 15 years. देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इक्वल इंटरेस्ट। लेकिन इस वाले में क्या है? इक्वल अमाउंट। यानी कि जब वो उनकी उम्र पूरी हो जाए 15 वर्ष और ब्याज अपना पैसा लेने जाए तो जितना पैसा जमा था वो भी, जो ब्याज मिला वो भी, और उसको दोनों वापस निकालने, तो वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहले में क्या था? ब्याज। और इसमें क्या है? मिश्रधन। तो आपको बताना है बड़े बेटे के खाते में कितने पैसे डले थे। ये भी आसान नहीं है, भारी नहीं है। देखिए इस बार कितना पैसा डला है? मात्र 48,000 रुपये। ₹48,000 डले हैं। एक एक्स मान लेते हैं और एक वाई। एक्स की उम्र कितनी है? 10 साल है। वाई की उम्र कितनी है? 12 साल है। ब्याज की दर कितनी है? जो रेट है वो 5% है। और जो कंडीशन है, जब इनकी एज कितनी होगी? 15 साल, इन्हें मिलेगा बराबर ब्याज, सॉरी बराबर मिश्रधन। तो हमें निकालना है कि कितने समय तक ब्याज लेगा एक्स। 10 साल का है, 15 तक, 5 साल तक ब्याज लेगा। ये कितना लेगा? सिर्फ 3 साल तक ब्याज लेगा। ब्याज की दर कितनी है? 5%। और यहाँ पे कितनी है? 5%। तो अगर मुझे इंटरेस्ट परसेंट में देखना हो, एक्स को कितना मिलेगा? 25%। और वाई को जो इंटरेस्ट परसेंट में मिलेगा वो मिलेगा 15%। लेकिन इस बार इंटरेस्ट बराबर नहीं है। इस बार इंटरेस्ट बराबर नहीं है, इस बार बराबर है मिश्रधन। और अमाउंट क्या होता है मेरा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी मूलधन में जब क्या जुड़ेगा? ब्याज। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है? हमेशा 100% होगा। और इंटरेस्ट परसेंट में कितना है? अगर इसका 25% है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा, अगर मुझे एक्स का मिश्रधन निकलना है, लिखना है, तो जो ब्याज है वो जोड़ना पड़ेगा। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 15% है, तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 115%। यानी मुझे क्या करना है? मुझे इनमें 100 जोड़ देने हैं। तो अगर इंटरेस्ट 25% है तो एक्स का मिश्रधन कितना होगा? 125%। और वाई का मिश्रधन कितना होगा? 115%। यानी इनमें 100 जोड़ देना है। तो 25 से 5 से कट करेंगे तो 25 आएगा।
और यहाँ पर 23 आएगा। तो x रेशो y, x में इक्वल टू के सामने 23 अनुपात 25, यानी अगर x को 23 मिला है तो y को 25 मिला है। तो दोनों को कितना मिला है? 48। और 48 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 48,000। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 1,000। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 1,000 है तो मुझे क्या निकालना है? देन फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द अकाउंट ऑफ हिज एल्डर सन। एल्डर कौन है? जो 12 साल का है। 12 साल का कौन है? वाई। तो मुझे वाई की वैल्यू चाहिए जो 25 है। तो 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? डी है। नेक्स्ट, अ पर्सन गिव हाफ ऑफ हिज मनी एट द रेट ऑफ 10%, 1/3 ऑफ हिज मनी एट द रेट ऑफ 9%, एंड रेस्ट ऑफ द मनी एट द रेट ऑफ 12%। इफ आफ्टर 1 ईयर ही रिसीव्ड 12,000 एज इंटरेस्ट, फाइंड हिज मनी। एक आदमी अपना आधा पैसा 10% पर देता है, एक तिहाई पैसा 9% पर देता है, और जो शेष पैसा है उसे 12% पर उधार देता है। यदि 1 साल बाद उसे 12,000 रुपये का ब्याज मिला हो तो उसने जो पैसा बांटा है वो बताना है कितना है। देखिए हमारे पास कुछ पैसा है, उसके कितने उस हिस्से हुए हैं? 3 टोटल। एक आधा हिस्सा है, एक हाफ हुआ है, एक तिहाई, और एक शेष। तो हम क्या करेंगे? हम अपना पैसा मानेंगे जो 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो, और 2 और 3 से क्या कटता है? 6, और 2 जीरो बढ़ाएंगे परसेंटेज के नाम की। अगर हमारे पास कुल 600 रुपये है तो 600 का आधा हिस्सा कितना होगा? 300। यानी 300 रुपये तो दिए हैं उसने किसी को, कितने परसेंट पर? 10% पर। 600 का एक तिहाई हिस्सा कितना होगा? 200। उसने 200 भी दिए हैं। 200 कितने परसेंट पर दिए हैं? 9% पर। अगर 300 एक को दिए, 200 एक को दिए, तो 500 बांट दिए, तो कितने बचेंगे? 100। और ये 100 कैसे दिए हैं? 12% पर। अगर 300 रुपये 10% पर हो तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30। अगर 200 9% पर है तो 18, और अगर 100 12% पर है तो 12। तो 30 और 18, 30 18 48 और 12 60, यानी एक साल में जो उसे ब्याज मिलेगा वो 60 पॉइंट मिलेगा। और 60 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 12,000। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2,000। अब जो भी कुछ आपसे पूछा जाएगा आप उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2,000। पूछा क्या है? उसकी संपत्ति हमने कितनी मानी थी? 600। तो 600 गुना 2,000, फिर दूनी 12, 1 2 3, 12 के आगे जीरो कितनी है? 5। तो 1,20,000। 1 2 3 4 5 60, एक पॉइंट की वैल्यू 200। तो एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, तो 12 के आगे जीरो कितनी है? 4। आंसर आएगा 1,20,000, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? 1 2 3 4 ए। नेक्स्ट, अ पर्सन गेव 1/4 ऑफ हिज मनी एट द रेट ऑफ 5%, 1/5 of his money at the rate of 6%, and rest of the money at the rate of 11%. If after 1 year he received rupees 6,800 as interest, then find his money. तो सेम ही क्वेश्चन है। देखिए एक आदमी के पास कुछ पैसा है, वो उसको बांटता है। वो उसके कितने हिस्से करता है? 3। पहला हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा 1/5, और फिर शेष। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ पैसा मान लेंगे जो किससे कटता हो? 4 से कटता हो और 5 से कटता हो। और 4 और 5 से क्या कटता है? 20, और 2 जीरो परसेंटेज के नाम की। 2,000 का 1/4 कितना होगा? 500। जो 500 रुपये हैं वो कितने परसेंट पर है? 5% पर। 2,000 का 1/5 कितना होगा? 400। ये 400 कितने परसेंट पर है? 6% पर। अगर 500 एक को दिए, 400 एक को दिए, तो बचेगा कितना? 1100। 1100 कितने परसेंट पर है? 11% पर।
अब देखते हैं कितना कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर 500 रुपये 5% पर है तो ब्याज कितना मिलेगा 25। अगर 400 रुपये 6% पर है तो 24। और 1100 रुपये 11% पर है तो 121। 25 और 24 49, 49 और 121 कितने होते हैं 170। तो 170 का ब्याज मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है 6800 के। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 40। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 40 है, बताना क्या है पैसा कितना है, तो 2000 इंटू 40। तो 2 चौक 8, 1 2 3, तो 80,000 वो पैसा है जो उस व्यक्ति ने बांटा है। नेक्स्ट, a sum of rupees 8,000 become 9,600 in 5 years. If rate of interest is increased by 3%, then find the new amount. आपके पास 8,000 रुपये हैं जो 5 वर्षों में 9,600 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो आपको नया मिश्र धन ज्ञात करना है। ₹8,000 हैं जो कितने हो जाते हैं 9,600, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो आपको नया मिश्र धन बताना है। देखिए ब्याज की दर अगर आपने 3% बढ़ा दी, यानी एक साल में आप 3% ब्याज ज़्यादा लेंगे। अगर आप एक साल में 3% ज़्यादा ब्याज लेंगे तो आप 5 साल में कितना ब्याज लेंगे 5 गुना 3, यानी आपको 15% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। और इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है आपको, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना 8,000। तो 8,000 का आपको 15% निकालना है, और 15 अट्ठे कितने होते हैं 120। आपको 1,200 रुपये और मिलेंगे। तो आपके पास जो 9,600 थे, आप उसमें 1,200 रुपये और ऐड कर देंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 10,800। यानी आपका जो नया मिश्र धन होगा वो कितना होगा 10,800। देखिए ब्याज की तरफ कितनी बढ़ी है 3%, एक साल में 3%, तो 5 साल में 15%, यानी आपको 15% इंटरेस्ट और मिलने वाला है। और इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है मूलधन पर। तो 8,000 का 15% और मिलेगा, यानी जो किसके बराबर है 1,200 के। तो आपको 1,200 रुपये और मिलने चाहिए। तो पहले कितने थे आपके पास 9,600, 1,200 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10,800। नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपी 3,600 becomes 4,389 in 4 years. If rate of interest is increased by 4.5%, then find the new amount. देखिए जो ब्याज की दर है वो कितनी बढ़ी है 4.5%। एक साल में कितनी बढ़ी है 4.5%। तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी वो 18%। तो यानी आपको जो पैसा है 3,600 उसका 18% और मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 छिक्की 108 और 18 दिया 54 और 10 64, यानी आपको 648 रुपये और मिलेंगे। पहले आपका मिश्र धन कितना है 4,389, आपको उसमें क्या जोड़ना है 648। तो 4,389 पहले था, 648 आपको और मिलेंगे। तो 9 8 17, 8 और 4 12 13, तो 37 लास्ट में सिर्फ बी ऑप्शन में है, वही क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट एनुअल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे अ लोन ऑफ रुपीज़ 9,440 एट द रेट ऑफ 12% इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। आपके पास 9,440 रुपये का कोई लोन है जो आपको 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, और ब्याज की दर कितनी है 12%। देखिए अगर आपको साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, वो देखिए क्या है। जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं किस्त, ये होती है अमाउंट पेबल, यानी जो आपको पैसा चुकाना है गुना 100 अपॉन 100t प्लस t माइनस 1/2 इंटू आर। और t क्या होगा मेरा समय। अगर मेरा समय साल में है और जैसे कि 4 साल है तो t 4 होगा। अगर मेरा समय महीनों में है तो यहाँ पर t महीने में होगा, तब भी कितना होगा 4 महीने। अगर 4 महीने समय है तो t की वैल्यू तब भी 4 होगी। अगर समय मेरा 4 साल है तो t की वैल्यू तब भी कितनी होगी 4 होगी। तो ये फॉर्मूला है और इस पर ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। What annual payment is required to pay a loan of rupees 9,440
440। देखिए आपको 9,440 रुपये का लोन चुकाना है, तो अमाउंट पेबल कितना है 9,440। तो इंस्टॉलमेंट को आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 9,440 गुना 100 अपॉन 100 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 में से घटाएंगे 3 बटे 2 और गुना 12। तो 944,000 अपॉन ठीक है 400 प्लस, अगर आप 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 या 6 और 12×6 = 72। तो 944,000 अपॉन 472, अगर आप चेक करेंगे तो 472 का डबल क्या होता है 944। तो 2 बार कटेगा और आगे 3 जीरो हैं, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी 2,000 रुपये। यानी 2,000 रुपये अगर जमा करें तो आप 9,440 तक के ऋण को चुका देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये हमारा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हम खत्म कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अगर आपने किसी से कोई पैसा ले लिया और आप उसे, आपको वो 1 साल बाद चुकाना था पर आप उसको चुका नहीं पाए, तो जिससे आपने लिया था वो क्या करेगा, उस ब्याज को भी मूलधन में जोड़ देगा और फिर क्या लेगा, जो ब्याज जोड़ने के बाद पैसा बनेगा उस पर ब्याज लेगा। तो इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जब आपको ब्याज के ऊपर क्या देना पड़ जाए, ब्याज। तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर टी। तो ये जो ए है ये क्या है, मेरा अमाउंट, और अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। पी क्या है, मेरा प्रिंसिपल, और आपको पता है प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। आर क्या है, मेरा रेट, रेट को हम बोलते हैं दर, और टी क्या है, मेरा टाइम, टाइम को बोलते हैं हम समय। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से करवाना मुश्किल है, तो इसे करने के कुछ तरीके हैं हमारे पास, जो हम इस वाली पीडीएफ में, इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ तरीके डिस्कस करते हैं। एक पहला तरीका क्या है, हम जो मेन फोकस करेंगे 2 मेथड्स पे करेंगे, एक तो ट्री मेथड और एक रेशो मेथड। एक ट्री मेथड होगा और एक मेरा रेशो मेथड होगा। इन दोनों मेथड में अपनी अपनी क्या है, खासियत है, जो आपको क्वेश्चंस को देखकर पता चलेगी कि किसमें क्या खासियत है। देखिए ट्री मेथड कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक सवाल है कि भाई जो प्रिंसिपल है वो 25,000 है और जो ब्याज की दर है वो मेरी कितनी है, 20% है, और टाइम कितना है मेरे पास, 2 साल है, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला जो मेथड है वो है ट्री मेथड। उससे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 25,000 को ऊपर लिख लेंगे ऐसे, फिर हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास साल हैं उतनी हम क्या खींचेंगे, लाइंस। हमारे पास 2 साल हैं तो एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर होगा, पहला साल, और ये मेरा होगा दूसरा साल, सेकेंड ईयर। उसके बाद क्या करेंगे, हम ब्याज की जो दर है इसका फ्रैक्शन बना लेंगे। परसेंटेज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना है तो आप उसे 100 से भाग करेंगे। अगर आप 20 को 100 से भाग करें तो कितना आएगा, 1/5। 1/5, तो 1/5 यहाँ पर और 1/5 यहाँ पर। 25,000 का 1/5 कितना होगा, 5,000। 25,000 का अगर मुझे क्या निकालना हो, 1/5, तो 25,000 गुना 1/5, 5×5 = 25 और 3 जीरो, तो मेरा कितना जाएगा, 5,000।
फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 25,000 का 1/5 5,000। तो ये जो मेरी पहली लाइन आएगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये मेरा निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट 10,000। ये सिंपल इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो मुझे डायरेक्ट कहाँ मिलता है, प्रिंसिपल पर। और मूलधन कितना है मेरा 25,000, तो 25,000 पर डायरेक्ट ये ब्याज मिला है तो कितना होगा 10,000। तो जैसे ही आप 1/5 लगाएंगे, जो भी यहाँ पर आएगा वो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये जो पहले साल का ब्याज है, आप इस पर क्या लोगे, दूसरे साल के लिए ब्याज। और किस हिसाब से लोगे, जो दूसरे साल की दर है जिसका फ्रैक्शन 1/5 है। तो 5,000 का 1/5 कितना होगा, 1,000। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो यही क्या होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 5,000 1,000 11,000। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। वो कितना होगा, अगर आप 11,000 में से 10,000 घटा दें, CI माइनस SI, कितना होगा 1,000। ध्यान रखना जो ये नीचे टर्म आती है ये वाली, यही क्या होती है मेरी हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना जाएगा 1,000। तो कैसे करते हैं, 25,000। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना मेरे पास समय है उसके हिसाब से हम लाइन्स खींच लेंगे। ये पहला साल होगा, ये दूसरा साल होगा। फिर हम क्या करेंगे, दर का फ्रैक्शन बना लेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 यहाँ पर, 1/5 यहाँ पर। 25,000 का 1/5 कितना होता है 5,000, 25,000 का 1/5 कितना होता है 5,000। जो पहली लाइन में आएगा ये होगा साधारण ब्याज। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये जो 5,000 है इन पर भी इससे अगले साल के लिए आप ब्याज लेंगे, और किस हिसाब से, दूसरे साल की दर से, जिसका फ्रैक्शन 1/5 है। तो 5,000 का 1/5 कितना होगा 1,000। तीनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मेथड होता है ट्री मेथड। अब हम ये क्वेश्चन किससे करेंगे, रेशो मेथड से। देखिए मेरे पास जो 20% है, 20% का मतलब क्या है, 1/5। देखिए अगर मुझे रेशो से करना है तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, रेशो। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर आपने किसी से 5 रुपये लिए हों तो आपको उसे 1 साल बाद 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो आप उसे वापस कितने करोगे, 6। यानी आप 1 साल बाद 5 के कितने वापस करते हैं, 6। समय बीच में कितना है, 2 साल। अगर बीच में टाइम गैप 2 साल है तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 25, और 6 का स्क्वायर 36। तो अगर बीच में 2 साल का गैप है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये गैप कितना है मेरा, 1 साल का। अगर 2 साल मेरे पास हो तो मेरे 25 रुपये कितने हो जाएंगे, 36। अगर 3 साल हो तो 5 का क्यूब कर देंगे और 6 का क्यूब कर देंगे। तो ये तो होगा मेरा प्रिंसिपल, और ये होगा मेरा मिश्र धन। और इनका जो अंतर है वही क्या होगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6 में से 5 गया, 1 और 1 कितने पॉइंट है, 11 पॉइंट। अगर मैं इससे सवाल को सोल्व करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल 25 है, यहाँ पर कितना है 25,000। तो मैं देख सकता हूँ कि 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 25,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000। तो 11 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,000। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11,000। तो ये जो मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड है, और आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, जैसे 20% है, इसका मतलब 1/5 होता है। तो 5 रुपये 1 साल में कितने हो जाएंगे, 6। अगर 2 साल हो तो 25 रुपये कितने हो जाएंगे, 36। प्रिंसिपल ये है, मिश्र धन ये है। तो ब्याज कितना मिलेगा, 11 पॉइंट का। 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 25,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000। तो 11 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 11,000। तो ये 2 तरीके हैं जो हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला सवाल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 25% ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 16,000। देखिए अगर आप इसको ट्री वाले मेथड से करेंगे या रेशो वाले मेथड से करेंगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, और आपको एग्जाम में किसी को करके नहीं दिखाना, आपको क्या चाहिए, सिर्फ आंसर। तो प्रैक्टिस के लिए मैं दोनों मेथड से सोल्व कर देता हूँ, लेकिन आपको वो मेथड यूज़ करना है जो सबसे क्या होगा, आसान, जो कि रेशो है। देखिए हमारे पास कितने रुपए हैं, 16,000। हमारे पास टाइम कितना है, 2 साल है। तो हम लाइन कितने खींच देंगे, 2, 1 और 1 2। ये पहला साल होगा, ये दूसरा साल होगा। ब्याज की दर कितनी है, 25%। 25%।
25% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4। 25 का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/4। तो 1/4 यहाँ पर और 1/4 यहाँ पर। 16,000 का 1/4 4,000 4,000। ये पहले साल का ब्याज है, इस पर आप क्या लेंगे, इससे अगले साल ब्याज। और ब्याज की दर वही होगी जो दूसरे साल की है, जिसका फ्रैक्शन 1/4 है। और 4,000 का 1/4 कितना होगा 1,000। तो जो मेरा चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा 4,000 4,000 8,000 और एक 9,000, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। 4 और 4 8 और एक 9, तो सी आई कितना जाएगा मेरा 9,000। देखिए अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं मिश्र धन, तो आपको पहले तो ये सारे जोड़ने हैं, फिर इसे किस में जोड़ना है 16,000 में। अगर मुझसे यहाँ से अमाउंट पूछता तो 16,000 रुपये थे, 9,000 का ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000। लेकिन रेशो वाले मेथड से ऐसा कुछ नहीं करना। 25% का मतलब कितना होता है कि अगर आपके पास कितने रुपए हो 4, तो वो कितने बन जाएंगे 5 एक साल में। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 2 साल है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 रुपये, कितने हो जाएंगे 25। तो कितने का ब्याज मिलेगा 9 पॉइंट का। 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 16,000। 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000, 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 16,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1,000, तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000। अगर मुझसे क्या पूछता मिश्र धन, तो मिश्र धन कितने पॉइंट है 25 पॉइंट, तो 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 25,000। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज़ 25,000। देखिए अब तो हम रेशो वाले से करेंगे ट्राई। हम क्या करेंगे, पहले 20% का क्या बनाएंगे फ्रैक्शन। 20% का मतलब क्या है 1/5। यानी अगर मेरे पास 5 रुपये का मैं किसी से कर्जा लूँ, तो मुझे 1 साल बाद उसे कितने चुकाने हैं 6। लेकिन बीच में समय 2 साल है, तो 2 साल के लिए 5 का स्क्वायर 25। यानी अगर मैं किसी से 25 रुपये लूँ, तो मुझे 2 साल बाद उसे कितने चुकाने पड़ेंगे 36। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो जो मुझे ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा 11 पॉइंट का। क्वेश्चन में 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 25,000। 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 25,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 1,000। तो 11 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 11,000। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 11,000, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज़ 20,000 एट द रेट ऑफ 10%। देखिए इस बार आपको बताना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए अंतर निकालने के लिए ट्री वाला मेथड बेस्ट है, लेकिन इसे हम ट्री से भी करेंगे और रेशो से भी करेंगे। पहले देखते हैं ट्री वाला मेथड। हमारे पास कितने रुपए हैं 20,000, समय 2 साल है, तो हम लाइन्स कितनी खींचेंगे 2। दर मेरी 10% है, जिसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 और 1/10। 20,000 का 1/10 कितना होगा 2,000 यहाँ पर, और 2,000 ही यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना आएगा 2,000 का 1/10, जो कितना होगा मेरा 200। और मैंने आपको क्या कहा था, जो ये नीचे आएगा यही क्या होता है मेरा सी आई माइनस एस आई। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, ये नीचे वाली वैल्यू। क्योंकि ये जो पहली लाइन आती है ये मेरे पास क्या है साधारण ब्याज, जो कि कितना है 4,000। और अगर मैं पूरा कंबाइन कर दूं, इसको भी इंक्लूड कर दूं, तो कितना है 4,200। और इसमें से अगर घटा दूं तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा। तो जो ये साधारण ब्याज के नीचे जितना भी कुछ होगा वही क्या होता है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जो कि कितना है मेरे पास 200। अगर ये क्वेश्चन मुझे किससे करना हो रेशो से, तो कैसे करेंगे देखिए। ब्याज की दर 10% है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। इसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग। यानी 10 रुपये 1 साल में कितने हो जाएंगे 11। समय कितना है 2 साल का। यानी अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 100, तो वो 2 साल में कितना हो जाएगा 121। तो मैं देख सकता हूँ जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 21 पॉइंट है। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और वो 2 साल में 121 हो रहे हैं, तो मुझे कितने का ब्याज मिल रहा है 21 का। पर ये चक्रवर्ती ब्याज, अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना हो, तो मेरे पास साधारण ब्याज कैसे निकलता है P इंटू आर इंटू T/100 से। प्रिंसिपल ये वाला मानना है कितना है 100 है, ब्याज की दर कितनी है 10% है, समय कितना है 2 है, और बटे
100 से 100 कैंसिल, तो कितना आएगा 20 पॉइंट। जो मेरा साधारण ब्याज है वो कितना है 20 पॉइंट है। अगर साधारण ब्याज 20 पॉइंट है और चक्रवृद्धि ब्याज 21 पॉइंट है तो सी आई माइनस एस आई कितना होगा, 21 में से 20 घटा देंगे 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हमने प्रिंसिपल कितना माना है 100, पर सवाल में कितना है 20,000, तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20,000। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 200, और मुझे ही बतानी है 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्योंकि सी आई माइनस एस आई एक ही पॉइंट है और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 200, तो इसलिए मेरा 200 आंसर क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 12,500 एट द रेट ऑफ 20%। तो इस वाले को चाहे आप रेशो से कर लें चाहे आप ट्री वाले मेथड से कर लें। हमारे पास समय कितना है, समय हमारे पास 2 साल है, 12,500 रुपये है, 12,500 रुपये है, 2 साल का समय है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 इधर, 1/5 इधर। 12,500 का 1/5 2500, यहाँ पर भी 2500। अंतर पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, जो कहाँ पर आएगा यहाँ पर कितना आएगा 500, क्योंकि 1/5 आप यहाँ लिखेंगे और 2500 का 1/5 कितना होता है 500, जो कि क्या है मेरा आंसर। अगर यही सवाल आपको रेशो से करना है तो 20% का मतलब क्या है 1/5, यानी जो 5 रुपये हैं वो 1 साल में कितने होंगे 6, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट, तो 25 रुपये कितने हो जाएंगे 36। तो यहाँ से अगर मैं सी आई देखूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है मुझे 11। तो मुझे अगर साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज कैसे निकलता है प्रिंसिपल, जो कि कितना है मेरे पास 25 है, इनटू मेरे पास दर कितनी है 20 है, इनटू मेरे पास समय कितना है 2 साल है, अपॉन 100। देखिए 20 पंजे 100, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 10। जो साधारण ब्याज है वो कितना है 10 पॉइंट है, तो अंदर कितना हो जाएगा, ये सी आई है ये एस आई है, तो जो सी आई माइनस एस आई होगा वो कितना होगा मेरे पास 1 पॉइंट। तो मुझे 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास प्रिंसिपल 25 है और सवाल में कितना है 25/1500, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 500, और मुझे ये बतानी है 1 पॉइंट की वैल्यू, तो मेरा आंसर 500 क्या होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज 1300, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%, देन फाइंड द प्रिंसिपल इफ टाइम इज 3 years। देखिए अब क्वेश्चन है 3 साल वाला, अब सवाल है 3 साल वाला। और सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है जो हमें बताना है, प्रिंसिपल तो बताना है। टाइम कितना है 3 साल है, तो ब्याज की दर है वो कितनी है 25% है, और सी आई माइनस एस आई मुझे गिवन है जो कितना है मेरे पास 1300। तो मुझे क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है। अगर मैं इसको रेशो से ट्राई करूँ तो मुझे पता है जो 25% है मेरा, जो मेरा 25% है इसका क्या मतलब है, यह है 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या है कि 4 अगर आपके पास रुपए हैं तो 1 साल में कितने हो जाएंगे 5। अगर आपके पास 4 रुपये हैं तो 1 साल में कितने हो जाएंगे 5। इस बार आपके पास जो समय है वो 3 साल है, तो आप इनका क्या कर दोगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। यानी अगर आपका प्रिंसिपल 64 है तो आपका जो मिश्र धन है वो कितना है 125। अगर बीच में कितना गैप है 3 साल का। तो अगर मुझे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना आएगा 61 पॉइंट। पर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे सी आई माइनस एस आई गिवन है, तो मुझे साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल लूँगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल 64 है, दर कितनी है मेरे पास 25 है, समय कितना है मेरे पास 3 साल है, और बटे तो जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा देखते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से कट करेंगे कितना बार घटेगा 16, और 16 है 48, यानी जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 48। सी आई 61 है, एस आई 48 है, तो सी आई माइनस एस आई कितने पॉइंट आ रहा है मेरा 61 में से 48 घटाएंगे 13 पॉइंट। और क्वेश्चन में 13 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1300। 13 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1300, 13 पॉइंट बराबर है 1300 के, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 100।
अब जो भी मुझसे कुछ पूछा जाएगा मैं उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। मुझसे पूछा गया है प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल कितना है 64 पॉइंट, तो 64 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 64 गुना 100, जो कि किसके बराबर है 6400 के। तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा 6400, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा सी होगा। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 1600 इज गिवन एट द रेट ऑफ 16 से ही 2/3%, देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए अगर आपसे मिश्र धन पूछा है तो सबसे अच्छा मेथड है रेशो वाला। जो ब्याज की दर है वो 16 से ही 2/3% है, 16 से ही 2/3%, 16×3 = 48 और 2 50/3%। तो उससे अगर भाग कर लूँ इसको मैं, क्योंकि कोई भी परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में तोड़नी हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/6, यानी 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। यानी अगर आपके पास 6 रुपये हैं तो वो 1 साल में कितने हो जाएंगे 7। लेकिन मुझे बताना है 3 साल बाद, तो मैं क्या करूँगा 6 का क्यूब कर दूंगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब 343। यानी अगर मेरे पास 216 रुपये हों तो वो 3 साल में कितने हो जाएंगे 343। और 216 पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 21,600, 21,600। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, यानी मेरा 1 पॉइंट 100 के बराबर है। तो मुझे क्या बताना है मिश्रधन, वो कितना है 343, और 343 गुना 100 करोगे तो कितना आएगा 34,300, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 10,000 is given at the rate of 10% for 2.5 years, then find the rate of compound interest। सवाल में एक एरर है हल्का सा, then find the compound interest। हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए आपके पास 10,000 रुपये हैं जो आपने 2.5 वर्ष के लिए दिए हैं, और ब्याज की दर कितनी है 10%। तो आपको बताना है कि आपको उस पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखिए हम इसको रेशो से ही ट्राई करेंगे, और रेशो सबसे बढ़िया मेथड, ना कोई कैलकुलेशन, और आंसर में 100% गारंटी। 10% जो रेट है वो 10% है, यानी 1 साल की दर कितनी है 10%। 10% का क्या मतलब होता है 1/10, यानी अगर आप किसी से 10 रुपये लो तो वो कितने हो जाएंगे 11, अगर 1 साल हो। ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर। जब दूसरा साल होगा तब भी 10 रुपये कितने हो जाएंगे 11, क्योंकि साल इस बार कितने हैं 2.5 हैं। पूरा तीसरा साल नहीं है, अगर 3 साल होते तो मैं क्या करता 10 का क्यूब इधर 11 का क्यूब इधर, लेकिन पहला साल दूसरा साल, तीसरा साल पूरा नहीं है। देखो 12 जो महीने हैं उसकी ब्याज की दर कितनी है 10%। 12 महीने की जो ब्याज की दर है वो 10% है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा अगले 6 महीने की ब्याज की दर। तो 6 महीने की जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी 5%, और 5% का क्या मतलब है 1/20, 1/20। हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो टाइम है इस बार वो कितना है 2.5 ईयर्स। तो 2 साल तो पूरे हैं, तो जब साल पूरे हैं तो दर पूरी लिखेंगे, और जब साल ही कैसा है आधा, तो दर भी क्या लिखेंगे आधी। यानी जो अगले ये 6 महीने हैं ना, इसमें आपके 20 रुपये कितने होंगे 21, और आप इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इधर कितना बनेगा 2,000, और ये बनेगा 2541। तो आप देखेंगे कि जो आपको CI मिला है वो कितना मिला है 541। अब आप देखेंगे एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, आपके पास जो प्रिंसिपल है कितना है 2,000, और क्वेश्चन में कितना है 10,000। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 305। तो 541 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि CI कितना है मेरा 541, तो 541 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 2705, जो कि ऑप्शन मेरा नंबर क्या है बी है। तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 12,000 इज गिवन एट द रेट ऑफ 50% फॉर 1 ईयर, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए अगर आप रेशो पर कमांड कर लें तो आप इसके सारे क्वेश्चन रेशो से बना सकते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास जो टाइम है, टाइम 1 साल है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 12,000 है, यानी मूलधन कितना है 12,000, समय कितना है 1 साल, और जो ब्याज की दर है वो कितनी है मेरे पास 50% वार्षिक, यानी अगर पूरे साल में आपको 50% के हिसाब से ब्याज देना है। लेकिन बताना क्या है आपको, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एट द रेट ऑफ हाफ ईयरली।
अब हाफ ईयरली का क्या मतलब है, यानी अब आप 1 साल बाद ब्याज नहीं देंगे, अब आप हर एक 6 महीने बाद ब्याज देंगे। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सिंपल है, 12 महीने की दर कितनी है, 50%। और आपको पता है कि हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने, यानी हर 6 महीने ब्याज देना है। तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी मेरे पास, 25%। और 25% का क्या मतलब है, 1/4। यानी अगर मेरे पास प्रिंसिपल 4 है तो जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बनेगा, 5। लेकिन कितने समय में, 1 साल में नहीं, इस बार बनेगा 6 महीने में, क्योंकि मेरे पास जो ब्याज की दर है वो कितनी है मेरी, 6 महीने की 25%, क्योंकि पूरे साल की कितनी है, 50%। अब मुझे देखना है कि मुझे स्क्वायर करूँ या क्यूब करूँ, तो उसके लिए कैसे देखेंगे, हमारे पास समय कितना है, 1 साल है। तो आपको चेक करना है कि 1 साल के अंदर 6 महीने के कितने हिस्से हैं, और आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर 6 महीने के 2 हिस्से हैं। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 का स्क्वायर 25। यानी अगर आपके पास 16 रुपये हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 25, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 9 पॉइंट का। क्वेश्चन में यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 16, वहाँ पर कितना है, 1200, 12,000। तो 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 12,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 12,000 बटे 16। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितना है मेरा, 9 पॉइंट। तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 12,000 गुना 16, सॉरी गुना 9, और बटे 16। 16 से कट करेंगे, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, और 16 जीरो जीरो। तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67। तो 6,750 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। देखिए अगर यहाँ पर समय 18 महीने होता, इफ टाइम कितना हो, 18 महीने, तो फिर आप क्या क्या करते कि 18 महीनों में 6 महीने के कितने हिस्से हैं, तो आप देखेंगे कि 3 हिस्से हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 12,500 इज गिवन एट द रेट ऑफ 40% फॉर 1.5 years, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम सवाल है, बस इस बार क्या हुआ, पिछली बार 1 साल था, अब कितना है, 1.5 साल है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, 12,500 है, मेरे पास टाइम कितना है, 1 साल 6 महीने, यानी मैं कह सकता हूँ मेरे पास 18 महीनों का समय है। और ब्याज की दर कितनी है, 20%, सॉरी 40% वार्षिक, यानी 12 महीने की जो दर कितनी है, 40% है। और मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ हाफ ईयरली। फिर वही करेंगे, 12 महीने की दर कितनी है, 40%। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, 6 महीने की दर, जो कितनी आएगी, 20%। और 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप परसेंटेज वाली वीडियोस देखिए हमारी। तो 5 रुपये 6 महीने में कितने हो जाएंगे, 6। फिर आप क्या चेक करेंगे कि 18 महीनों में 6 महीने के कितने हिस्से हैं, तो हिस्से होते हैं 3। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125, और 6 का क्यूब 216। तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 91 पॉइंट का। फिर आप चेक करेंगे कि आपका प्रिंसिपल तो 125, यहाँ पर कितना है, 12,500। तो जो 125 है, 125 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 12,500। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 100। यानी जो 1 पॉइंट है वो 100 के बराबर है। तो 91 पॉइंट किसके बराबर होंगे, 91 के। तो 9100 क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 64,000 इज गिवन एट द रेट ऑफ 100% फॉर 9 months, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए अब जो ब्याज की दर है ना, वो त्रैमासिक रूप से संयोजित है। इसका मतलब है अब आपको हर 3 महीने बाद क्या देना है, ब्याज देना है। देखिए इसको करते हैं, प्रिंसिपल कितना है इस बार, 64,000। टाइम कितना है, 9 मंथ्स। ब्याज की दर कितनी है, 100% एनुअली। क्या निकालना है, CI निकालना है। कैसे, एट द रेट ऑफ क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब यह है कि अब आपको हर 3 महीने बाद क्या देना है, ब्याज। तो 12 महीने की दर कितनी है, 100%। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3 महीने की दर। देखो 3 महीने की दर कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको 4 से भाग कर दूँ तो 3 बन जाएगा, और इसको भी 4 से भाग कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 25। और 25% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/4। यानी अगर हम किसी से 4 रुपये लें तो वो 3 महीने बाद कितने हो जाएंगे, 5। 3
महीने बाद वो कितने हो जाएंगे 5। अब आप चेक करेंगे कि 9 महीनों के अंदर 3-3 महीने के कितने हिस्से हैं, तो 3 तो हिस्से 3 हैं, तो आप क्या करोगे इनके क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आपका जो ब्याज है वो कितना है 61 पॉइंट का। और 64 पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 64,000। जो 64 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 64,000 है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 1,000। तो 61 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 61,000। 61,000 क्या होगा इस सवाल का मेरे जवाब। तो इसमें सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप रेशो से करना चाहते हैं तो पहले तो आपको दर निकालनी पड़ेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको ब्याज बताना है, और आपको टाइम भी कैसे तोड़ना पड़ेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको ब्याज बताना है। क्वार्टरली बताना है तो आपको ही देखना पड़ेगा कि 9 महीनों के अंदर 3-3 महीने के कितने हिस्से हैं। नेक्स्ट, a certain sum of money is double of itself in every 13 years, then calculate in how many years it will become 16 times। कोई धनराशि प्रत्येक 13 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो आपको बताना है कि वह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपके पास अगर 1 रुपया हो तो वो 13 साल में कितना हो जाएगा स्वयं का दुगना। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 1 से कितने हो जाएंगे 2, 13 वर्षों में। इससे अगले 13 वर्षों में क्या होगा 2 रुपये कितने हो जाएंगे 4। इससे अगले 13 वर्षों में क्या होगा 4 रुपये हो जाएंगे 8। और इससे अगले 13 वर्षों में कितना होगा 8 रुपये हो जाएंगे 16। क्योंकि प्रत्येक 13 वर्षों में जो राशि है वो स्वयं की क्या हो जाती है 2 गुनी। तो मुझे बताना है कि 16 गुना कितने वर्षों में होगी। तो मेरे पास 1 रुपया था और वो कितना हो चुका है 16। तो कितना समय लगा 13 13 13 13 13 गुना 4 यानी 52 साल। लेकिन यहाँ पर तो ये कितना है 16 गुना। अगर ये हो मेरे पास 64 गुना 128 गुना 256 गुना या 1024 गुना, तो फिर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे देखिए, मुझे दुगुना लिखना है। दुगुना कैसे लिखते हैं 2 की पावर 1। दुगुना होने में कितना समय लिया है 13 वर्ष। दुगुना होने में कितना समय लिया है 13 वर्ष। तो मुझे बताना है 16 गुना कितने वर्षों में होगी। तो मुझे 16 को 2 की पावर में लिखना है, और 16 होता है 2 की पावर 4। तो मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों क्या करनी है मल्टीप्लाई। 4 गुना 13, और 4 गुना 13 कितना होता है 52 साल। तो 52 साल में ये राशि स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। 52 मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट, a certain sum of money is triple of itself in 15 years, then calculate in how many years it will become 27 times। कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। देखिए 3 गुना आप कैसे लिखेंगे 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होता है मेरा 3 गुना। समय कितना लिया 15 वर्ष। हमें बताना है कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाती है। 27 को आप कैसे लिखेंगे 3 की पावर 3। तो आपको क्या करना है 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 15 में। 3 गुना 15, जो कि हमने अभी क्या सीखी थी शॉर्ट ट्रिक। तो 45 साल क्या होगा इस सवाल का आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 200 बिकम्स 242 इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए हमारे पास हमें क्या गिवन है, एक तो हमें प्रिंसिपल गिवन है और एक हमें अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें 200। 200 रुपये 2 साल में कितने हो जाते हैं 242। बीच में समय कितना लेते हैं 2 साल का। 200 रुपये 2 साल में कितने हो जाते हैं 242। तो हमें बताना है ब्याज की दर। देखिए ब्याज की दर आप कब निकाल सकते हैं, आपको एक तो पता होना चाहिए प्रिंसिपल, और एक आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट। अगर आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता है और प्रिंसिपल पता है तो ब्याज की दर क्या होती है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल गुना 100। ये हो जाएगी मेरी ब्याज की दर। लेकिन हमारे पास क्या है प्रिंसिपल तो है, पर वो 2 साल में कितना हो जाता है 242। तो मेरे पास क्या नहीं है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, हमें 200 का और 242 का क्या लगाना है स्क्वायर रूट। अगर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया तो मैं 1 साल पे आ जाऊंगा। लेकिन 200 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता और ना ही 242 का होता। तो मैं अगर इसको 2 से कट कर लूँ तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 100, यानी 100 रुपये भी 2 साल में कितने हो जाएंगे 121।
और आप देखेंगे जो 100 है वो किसका स्क्वायर है, 10 का, और जो 121 है वो किसका स्क्वायर है, 11 का। यानी कि 10 रुपये एक साल में कितने हो जाएंगे, 11। तो आपको कितने का ब्याज मिलेगा, 1 का, कितने पर, 10 पर, और गुना 100। तो ब्याज की दर कितनी होगी आपकी, 10%। तो 10% इस सवाल का क्या होगा जवाब। अगर बीच में 3 साल हो, अगर बीच में 3 साल हो और आपको 1 साल पर आना है तो हम क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। अगर बीच में 4 साल हो तो फोर्थ रूट। लेकिन यहाँ पर 2 साल है तो हमें स्क्वायर रूट लगाना है, लेकिन 200 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हमने इसे 2 से कट किया और 2 से कट किया। तो 100 का 10, 121 का 11। नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 2000 बिकम 2662 इन 3 ईयर्स। देखिए इस बार समय कितना है, 3 साल है। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 2000 बिकम्स 2662 इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, एक हमारे पास प्रिंसिपल है और एक हमारे पास अमाउंट है। हमारे पास 2000 रुपये हैं जो कितने हो जाते हैं, 2662। समय कितना है बीच में, 3 साल। अगर बीच में समय 3 साल है और हमें ब्याज की दर निकालने के लिए क्या चाहिएगा, 1 साल का ब्याज, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे 2000 का आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। अगर लेकिन मैं इसे 10 से कट कर लूँ, इसको मैं 2 से कट कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1000। यानी 1000 भी मेरे कितने हो जाएंगे, 1331। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो जो 1000 है वो 10 का क्यूब है और जो 1331 है वो 11 का क्यूब है। यानी 10 रुपये 1 साल में कितने होंगे, 11। और जैसे ही बीच में 1 साल का गैप आएगा तो आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं। आपको कितने का ब्याज मिला है, 1 रुपये का, कितने पर, 10 पर, और गुना 100, जो कि मेरा किसके बराबर होगा, 10% के। जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, a certain sum of money becomes 4500 in 5 years and 6750 in 10 years, then find the principal। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक सिचुएशन होती है, ये मेरा प्रिंसिपल है, हम मानते हैं ये टी वर्षों में कितना हो जाता है, P1, और फिर टी वर्षों में कितना हो जाता है, P2। अगर बीच में टाइम गैप सेम है, अगर बीच में टाइम गैप क्या है, सेम है, तो इसमें एक रिलेशन है, जो रेशो P और P1 का होगा, P और P1 का होगा, वही रेशो P1 और P2 का होगा। यानी अगर ये 2 3 होगा तो ये भी 2 और 3 होगा। यानी जो रेशो P और P1 में होगा वही रेशो P1 और P2 में होगा। कब, अगर बीच में टाइम गैप क्या है, सेम है। तो सवाल यह है कि हमारे पास कोई पैसा है, वो 5 साल में कितना हो जाता है, 4500, और 10 साल में कितना हो जाता है, 6750। 6750। तो यहाँ से कुल 10 साल हैं, तो ये कितने साल बनेंगे, 5। देखिए बीच में टाइम गैप क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 5 साल है और यहाँ पर भी कितने हैं, 5 साल। तो जो रेशो P और इसका होगा वही रेशो इसका और इसका होगा। तो हम इनका रेशो निकाल सकते हैं कि ये रेशो है क्या। देखिए अगर मैं 1 0 से 1 0 कट कर सकता हूँ, अगर मैं 15 से कट करूँ, 15 दिया 45, 15 0 0, और 15 चौका 60, और 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, और 15 दिया 45। यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो 2:3 का है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, 2:3 का। अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 3, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। तो जो रेशो इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होगा, जो कितना है, 2:3। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4500 है। 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4500। 450 नहीं होगी, वो सिर्फ काटने के लिए इसको 1 0 कट करी थी। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 1500। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 1500 है तो मुझे बताना है प्रिंसिपल जो कितना है, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 1500 गुना 2, और 1500 गुना 2 कितने होते हैं, 3000, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, a certain sum of money becomes 6000 in 3 years and 7500 in 6 years, then find the principal। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर क्वेश्चंस बहुत ही आसान है।
देखिए हमारे पास क्या है, कोई पैसा है, वो कितना हो जाता है 6,000, और फिर कितना हो जाता है वो 7500। तो ये समय कितना है, 3 साल है, तो ये समय भी कितना है, 3 साल है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें हमें दो प्रिंसिपल दे रखे हैं, इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पता है अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट सकती हैं, तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। यानी अगर ये पैसा 4 है तो ये पैसा कितना है, 5 है। तो अगर ये पैसा 4 है तो ये पैसा कितना है, 5 है। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 6,000 है। अगर 5 पॉइंट की वैल्यू 6,000 है तो मुझे निकालनी है 4 पॉइंट की वैल्यू। 5 पॉइंट की वैल्यू 6,000 है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 1200, और प्रिंसिपल है मेरा 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 4800, क्योंकि 1200 गुना 4 कितने होते हैं मेरे, 4800, जो कि इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन डिपॉजिट रुपीज 33,000, 3,37,000 इन द अकाउंट्स ऑफ हिज टू चिल्ड्रन एंड देयर एज इज 12 ईयर एंड 16 ईयर रेस्पेक्टिवली एट द रेट ऑफ 33.1/3% on a condition that at the age of 100 years they get equal amount. Find the money that was deposited in the account of elder son. देखिए एक आदमी ने 3,37,000 रुपये अपने दो बच्चों के खातों में जमा किए, जिनकी उम्र क्रमशः है 12 वर्ष और 16 वर्ष है, और ब्याज की दर है जिन 33.1/3%। कंडीशन ये है, जब भी मैं 100 साल के होंगे, तो अगर मैं 100 साल के हो पाए, क्योंकि 100 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है, अगर मैं दोनों 100 साल के हो पाए तो उन्हें बराबर क्या मिलेगा, मिश्रधन, यानी जितना भी पैसा उनके अकाउंट में जमा हुआ होगा और उसमें उन्हें जो भी ब्याज मिला होगा वो दोनों को क्या मिलेगा, बराबर। तो हमें बताना है कि जो बड़ा बेटा है उसके अकाउंट में कितने पैसे डले थे। ये सेम क्वेश्चन हमने किस में किया था, सिंपल इंटरेस्ट में, और यही किस में करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट में। पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही क्या होता है, आसान। आसान वो भी है लेकिन ये उससे भी आसान है। देखिए पैसे कितने जमा किए हैं, 3,37,000, 3,37,000। एक बेटे की उम्र कितनी है, 12 वर्ष, और एक बेटे की उम्र कितनी है, 16 वर्ष। जो ब्याज की दर है, जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 33 सही 1/3%। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, वाई का मतलब है छोटा बेटा, और ई का मतलब है बड़ा बेटा, यंगर और एल्डर। ठीक है, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/3। यानी अगर 3 रुपये हो मेरे पास तो वो कितने हो जाएंगे, 4। अगर मेरे पास 3 रुपये हो तो वो कितने हो जाएंगे, 4। अगर ये 20% हो तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये कितने हो जाएंगे, 6। पहला काम क्या करना है, रेट का फ्रैक्शन बनाना है 1/3। अगर 3 रुपये हैं तो कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद क्या देखना है कि इनकी उम्र में कितना अंतर है। तो इनकी उम्र में अंतर कितना है, 4 साल का। तो जितना भी उम्र में अंतर होगा उतनी आप क्या कर देंगे, पावर। तो 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, और 4 की पावर 4 होता है 256। तो ये वही पैसा होगा जो उनके अकाउंट में डलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आएगा 337 पॉइंट। और 337 पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 3,37,000। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है तो मुझे बताना है बड़े बेटे को कितने पैसे मिलेंगे। तो बड़ा बेटा ई 256, तो 256 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 2,56,000। और 2,56,000 मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। तो इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, रेट का फ्रैक्शन बनाना है। 33 से 1/3, 3 रुपये 4, जो उम्र में अंतर है वो पावर कर देनी है। यही होंगे इनके प्रिंसिपल का रेशो जो इनके अकाउंट में इनिशियली डला था। नेक्स्ट, a person deposit rupees 61,000 in the accounts of his two children and their age is 10 years and 12 years respectively at the rate of 20% per annum on a condition that at the age of 50 years they will get equal amount. Find the money that was deposited in the account of younger son. देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ डेटा क्या है, अलग है। इस बार उम्र कितनी कितनी है, एक बेटे की जो उम्र है वो 10 साल है और एक की 12 साल है। तो उम्र में अंतर कितना है, 2 साल का। ब्याज की दर कितनी है, 20%, जिसका क्या मतलब है 1/5। ये छोटा बेटा है वाई और ये आपका बड़ा बेटा है ई। तो 5 रुपये कितने हो रहे हैं, 6। उम्र में जितना अंतर है वो पावर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25।
और 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों के अकाउंट में कितना पैसा डला है? 61 पॉइंट। 61 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 61,000। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 1,000। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है तो मुझे क्या बताना है कि छोटे बेटे को कितना पैसा मिला है। तो कितना मिला है? 25 पॉइंट। तो 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 25,000, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। नेक्स्ट, अ पर्सन bought a scooter in 2 installments at the rate of 20%. If each installment is of rupees 36,000, then find the cash price of the scooter. देखिए, इंस्टॉलमेंट पढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देखना होगा, इस सीआई की इंस्टॉलमेंट बनती कैसे है। देखिए, अगर मेरे पास टाइम 2 साल है और ब्याज की दर कितनी है? 10%, तो मैं इंस्टॉलमेंट कैसे बनाऊंगा? लोन अमाउंट ये होगा जो हम कर्जा लेंगे, और इधर क्या लिखनी है मुझे? इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा। इंस्टॉलमेंट, देखिए 10% का क्या मतलब है? 1/10। यानी अगर मैं 10 रुपये का कर्जा लूँ तो मुझे उसके कितने चुकाने पड़ेंगे? 11। लेकिन यहाँ पर साल कितने हैं? 2 हैं। अगर साल 2 हैं तो अगर 100 रुपये का कर्जा लें, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो कितने चुकाने पड़ेंगे? 121। देखो, किस्तों की खासियत क्या होती है कि किस्तें हर साल क्या होती है? बराबर। किस्तों की खासियत क्या है कि वो हर साल की क्या होती है? बराबर। यहाँ पर पहले साल की किस्त कितनी है? 11, और दूसरे साल की किस्त कितनी है? 121। तो आप इसको क्या करोगे? बराबर करोगे। 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे। तो ये 110 रुपये अगर आप लेते तो आपको कितने देने पड़ते? 121। और अगर आप 100 रुपये लेते तब भी आप कितने देते? 121। तो 110 और 100, 210। तो ये तो होगा जो आप कर्जा लेंगे। और 121 और 121, 242, ये वो होगा जो आप चुकाएंगे। 121 और 121, 242। तो अगर आपसे पूछता कि इस लेन देन में आपने कितना ब्याज दिया, तो वो कितना है? 32। तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहली क्या? ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है? 121, 121। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है? 121, 121। और कर्जा कितने का लिया आपने? 210 का। अगर आपसे ये पूछता कि भाई कैश प्राइस बताओ, अगर आप कोई सामान लेने जाते हो, वो कहता है कि भाई 20,000 रुपये का है, वो उसका क्या है? प्राइस। अगर आप पे पैसे नहीं तभी तो आप किस्तों पर लेके आओगे। तो ये क्या है? ये लोन अमाउंट कह लो, कर्जा कह लो, या सामान का नगद मूल्य कह लो, कैश प्राइस कह लो। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या होंगे? इसके क्वेश्चन होंगे। अ पर्सन बोट ए स्कूटर इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। एक आदमी एक स्कूटर खरीदता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और ब्याज की दर कितनी है? 20% है, और जो प्रत्येक किस्त है वो 36,000 है। तो हमें बताना है कि इस स्कूटर का प्राइस कितना है। तो देखिए, कैश प्राइस या लोन अमाउंट, और यहाँ पर आएंगे हमारी इंस्टॉलमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं? किस्तें। ब्याज की दर कितनी है मेरी? 20%। देखो, 20% का क्या मतलब है? 1/5। परसेंटेज वाले चैप्टर में ये मैंने डिटेल में बता रखा है, और अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यानी अगर आप 5 रुपये लें तो वो कितने हो जाएंगे? 6 पहले साल में। अगर साल 2 है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अगर आप 25 रुपये लें तो आपको कितने वापस करने पड़ेंगे? 36। लेकिन किस्तें होती हैं बराबर, तो आप 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 6×5 = 30, और 6×6 = 36। अगर आप 30 रुपये लेते तो एक साल में कितना जमा करते? 36। अगर आप 25 रुपये लेते तो आप एक साल में कितना जमा करते? 36। तो 30 और 25, 55, यानी 55 रुपये का अगर सामान है, अगर 55 रुपये का कोई सामान है, तो आप उसे 2 किस्तों में खरीद सकते हैं, 36 रुपये की और 36 रुपये की। तो यहाँ पर जो किस्त है वो कितने पॉइंट है? 36। और क्वेश्चन में कितनी है? 36,000। तो 36 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 36,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है तो मुझे क्या बताना है? कैश प्राइस ऑफ द स्कूटर। तो कितना है? 55 पॉइंट। तो 55 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 55,000, जो कि क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, अ पर्सन बोट अ बुलेट इन 3 इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 25%। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ रुपीज 1,25,000, देन फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द बुलेट। एक बुलेट है, बंदूक नहीं आई है, चलाने वाली बुलेट है, और इसकी जो एक किस्त है वो 1,25,000 रुपये की है। 3 किस्तों में खरीदनी है, ब्याज की दर 25% है। आपको कैश प्राइस बताना है बुलेट का। कैश प्राइस कह दो या लोन अमाउंट कह दो, और इधर निकलेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट। ब्याज की दर कितनी है? 25%। 25%, जिसका मतलब है 1/5। यानी 5 रुपये का अगर सामान है
तो 1 साल में आपको उसके 6 रुपये देने होंगे। अगर साल 2 हैं तो 25 रुपये का अगर सामान है, आपको 36 देने होंगे। और अगर 3 साल हैं तो अगर 125 का सामान है तो आपको 216 रुपये देने होंगे। 25% का मतलब है, सॉरी, 1/4। 1/4। तो 1/4 का क्या मतलब है कि 4 रुपये कितने हो जाएंगे? 5। 4 रुपये कितने हो जाएंगे? 5। तो 2 साल में 16 रुपये कितने हो जाएंगे? 25। और 3 साल में 64 रुपये कितने हो जाएंगे? 125। तो मुझे क्या करनी है? किस्तें बराबर। तो सबसे बड़ी किस्त 125 है, तो आप इसको क्या बनाओगे? 125। और इसी पे आप क्या बनाओगे? 125। तो यहाँ भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से। और यहाँ पर किससे करोगे? 5 से। तो देखिए 16 पंजे 25 चौका 100, 16 पंजे 80 और 64। देखिए 100 और 80, 180, 180 और 64, 244। अगर 244 का सामान आप लो तो आप उसे 125 रुपये की प्रत्येक 3 किस्तों में लौटा सकते हैं। तो 125 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 1.25 लाख। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 1000। तो 244 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 244 पॉइंट की वैल्यू 244, 1 2 3। तो 2,44,000 की आपकी ये बुलेट है, जिससे बाद में आप पटाखे भी छुटा सकते हैं। नेक्स्ट। A person bought a mobile phone worth rupees 18,000 with 10% interest compounded yearly. At the end of first year, he paid rupees 3800. At the end of second year, he paid 5500. And at the end of third year, he paid rupees 3200. How much will have to pay at the end of fourth year to clear the debt? ऐसा ही क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिर्फ 1 या 2 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी ना लगी और ब्याज का काम करने लगे तो कम से कम इतनी समझ तो हो कि पैसा देना कैसे है। देखिए, एक आदमी ने 18,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, पर खरीदा कैसे? किस्तों पर। किस्त कैसी है? 10% की है। देखिए, अगर 10% की किस्त है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी कि 10 रुपये का सामान है तो उस पर क्या हो जाएगा? 1 रुपये का ब्याज। तो 10 रुपये का सामान आपको 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? वो 11/10 का। अगर 10 रुपये के सामान पर आपको 1 रुपये का ब्याज है तो 1 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 11 का। तो जो 18,000 रुपये का सामान है वो 1 साल बाद कितने का बन जाएगा? आपका 11/10 का। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, तो 19,800। 1 साल बाद आपके पास जो कर्जा है वो 19,800 रुपये का है। आपने उसमें से 3,800 जमा कर दिए। अगर आप 3,800 जमा कर देंगे, 3,800 जमा कर देंगे, जो कर्जा है वो कितने का बन जाएगा आपके पास? 16,000 का। तो 16,000 जो होंगे, फिर 1 साल तक वो कितने बन जाएंगे आपके पास? 11/10। 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 17,600। फिर कितने जमा करोगे आप? 5600। तो आपके पास फिर भी कितने बच जाएंगे? 12,000। फिर आप क्या करोगे? 12,000 रुपये पर अगले फिर साल ब्याज दोगे, तो वो कितने बन जाएंगे? 11/10। देखो 11/10 का मतलब ये है कि अगर 12,000 रुपये पर आप 10% ब्याज देते हो तो वो 12,000 रुपये में ही जुड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 12,000 का क्या निकाल देते हैं? 11/10। इसमें ब्याज अब जुड़ चुका है पूरे साल का। तो ये कितना बनेगा? 0 से 0 कैंसिल, 13,200। तो फिर आपने क्या किया? 13,200 में कितने जमा किए? 3,200 जमा किए। आपने तीसरे साल के अंत तक पैसे जमा किए। इसने पूछा है कि चौथे साल के अंत में आपको कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे अपना कर्जा चुकाने के लिए। देखिए, अब आपके पास कर्जा कितना है? 10,000 रुपये का। ये आपने चुकाए पहले साल, फर्स्ट ईयर। ये आपने चुकाए सेकंड ईयर, जब दूसरा साल खत्म हो गया। ये आपने कब चुकाया? थर्ड ईयर, जब तीसरा साल खत्म हो गया। जैसे ही तीसरा साल खत्म होगा, चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कर्जा है आपके पास। अब आपको ये कर्जा चुकाना है। तो ये कैसे चुकेगा? पूरे साल का क्या लगेगा ब्याज? 11/10। तो अगर 10,000 रुपये हैं, 10,000 का आप 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा, और 10,000 में वो 1,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11,000। तो आप 10,000 का 11/10 निकाल दीजिए, आंसर कितना आएगा? 11,000। तो चौथे साल के अंत में आपको 11,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कर्जा क्या होगा? सेटल। तो 11,000 ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा मेरा? 11,000। PDF में इसको हम अपडेट करवा देंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, और ये है वो सवाल।
A person bought a refrigerator worth rupees 22,800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year, he paid rupees 8,650, and at the end of second year, he paid 9,125. How much will have to pay at the end of third year to clear the debt? तो सेम ही सवाल है, बस हमें क्या करना है, दर की क्या देखनी है, फ्रैक्शन। इसने कर्जा कितने का लिया है? 22,800, 22,800 का कर्जा लिया है, इनटू, देखिए 12.5% क्या देता है ये, इंटरेस्ट। 12.5% का क्या मतलब है, 1/8। यानी अगर 8 रुपये का सामान हो तो 1 रुपये का क्या होगा उस पर, ब्याज। तो कितने बन जाएंगे, 9। यानी ये सामान कितने का बन जाएगा, 9/8 का। 8 से कट करेंगे, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 5 40, 8 0 0। देखो 8 दूनी 16, 6 और 8, 8 8 64, 8 5 40, 8 0 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0, 9 5 45, 4 9 8 72 और 4 76, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 25,650 रुपये का क्या है आपके पास ये सामान है। यानी आपने इसमें 12.5% ब्याज देकर ये सामान इतने का बन चुका है। आपने जमा कितने किए, 8,650, 0 0 0, 15 में से 8 गया 7 और 1, तो 17,000 अब भी आपके पास बाकी है। फिर आप क्या करोगे, 17,000 रुपये पर फिर आपके पास कितना ब्याज होगा, 1/8, तो वो जुड़कर कितना हो जाएगा, 9/8 इज इक्वल टू, देखिए 8 से अगर हम कट करेंगे तो ये 125 बार कटेगा पूरा, और 17 यहाँ पर इंटू में है। तो अगर पहले में 17 पंजे 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, और 17 एकम 17 और 4 21, इंटू 9, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 5 23, 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 9 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 पंजे 45, 19। तो दूसरे साल के अंत में आपके पास ये पैसा होगा जो कर्जा होगा। फिर आपने कितने जमा किए, 9 1 2 5, तो अब आपके पास कितना शेष है, यानी दूसरे साल के अंत तक आपके पास जो कर्जा है वो कितना है, 10,000 का। लेकिन बताना कब है, तीसरे साल के अंत में। तो 10,000 इंटू 9/8, तो ये कटेगा 8 दूनी, देखिए 1,000 पूरा, 1,000 पूरा 8 से 125 बार कटता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12,000, सॉरी 1,250, क्योंकि अगर मैं 1,000 को कट करूँ तो पूरा 125 बार कटता है और एक जीरो है। 9 0 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, तो 11,250 क्या होगा सवाल का आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा एक ही वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है, और आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।